सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। एंड मैट्रिक्स को और आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पिछले टर्न पर हमने स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, जहां हमने स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। साथ साथ हमने ट्राइंगल, साथ साथ हमने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, वो सब भी देखा। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं एक प्रॉब्लम से। लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। A is a square matrix of order n. L is maximum number of distinct entries. If A is a triangular matrix. If A is a triangular matrix and maximum number of distinct entries if A is a triangular, if A is a diagonal matrix. ये प्रॉब्लम आईआईटी में पूछा जा चुका है। And N and P is minimum number of zeros if A is triangular matrix. If A is a triangular matrix. If L plus 5 is equal to P plus 2M, find order of A. तो आप ये वीडियो स्टॉप करें और खुद से करके देखें ये प्रॉब्लम। ट्राई इट योरसेल्फ। तो चलिए, लेट मी आंसर दिस। यहाँ लिखा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में मान लो मैं अपर ट्राइंगुलर की बात कर रहा हूँ, तो ये सारी एंट्रीज डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, सबके सब नॉन जीरो होंगी। मतलब नॉन जीरो हमें इससे क्या पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। तो नीचे तो हमें जीरो जीरो भरना ही पड़ेगा। यहाँ तो सबके सब जीरो आएंगे इस केस में, यहाँ इधर तो जीरोज आ जाएंगे सारे, और यहाँ हम सब डिस्टिंक्ट एंट्रीज भर सकते हैं, और यहाँ भी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो जाएंगी, देखो n स्क्वायर माइनस और n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस 1। अब ये सोच लो प्लस 1 क्यों किया, वाई डिड वी ऐड n स्क्वायर माइनस n। पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होंगी, तो ध्यान रखें डिस्टिंक्ट एंट्रीज क्या होंगी, जो सब अलग अलग एंट्रीज हैं। यानी हम सब की सब ये नॉन जीरो ले लेंगे, ये भी हम नॉन जीरो ले लेंगे, तो ये सब अलग अलग ले सकते हैं, और एक यहाँ सब जीरो। तो टोटल डिस्टिंक्ट एंट्रीज, अलग अलग एंट्रीज कितनी हो गई, n स्क्वायर माइनस n² प्लस 1। प्लस 1 क्यों, क्योंकि जीरो भी एक डिस्टिंक्ट एंट्री है, जीरो भी अपने आप में एक एंट्री है। सो दैट विल गिव यू n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1। फिर पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप जानते हैं क्या होगा, सारी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो लेने पड़ेंगे एंट्रीज, ये सब जीरो होगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएगी n प्लस 1, क्योंकि n डायगोनल पर और 0 इज ऑल्सो एन एंट्री, सो दैट इज डिस्टिंक्ट, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, एंड दैट इज n प्लस 1। यानी कहने का मतलब हम यहाँ तो सारी जीरो भर दिया जैसे हमने, और यहाँ डायगोनल पर नॉन जीरो और ऊपर भी नॉन जीरो। ये नॉन जीरो सारे कैसे भरे,
डिस्टिंक्ट आपस में अलग अलग, और ये एक जीरो एंट्री भी है, तो डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो गई, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ ए इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ ए इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो आप समझते हैं वो कितनी होगी, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। अब बोला गया है कि एल प्लस फाइव, तो एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू प्लस सिक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू पी, दैट इज एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस टू एम, दैट इज टू एन प्लस टू। ये हुआ। सो वी मल्टीप्लाई दिस, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 12 is equal to n square minus n plus 4n plus 4. So n square goes off, we have 2n, आप समझ गए 2n कैसे, ये n minus 2n and this will give you 2n is equal to 8. So this implies n is equal to 4. So that is the order 4 by 4. So the matrix will be of order 4 by 4. एक बार आप अच्छे से देख लें कि क्या हुआ है। आप में से कई लोगों का आंसर 5 भी आएगा, 5 या 6 ऐसा कुछ आया होगा। वो तब आता है जब आप जीरो को एक डिस्टिंक्ट एंट्री ऐड करना भूल जाते हैं। तो कई लोग यहाँ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज लेते हैं n, 1 ऐड करना भूल जाते हैं। वही लोग ये भूल जाते हैं कि जीरो भी एक एंट्री है, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। और इसी बात का फ़ायदा IIT ने उठाया, चॉइस में डेफिनेटली एक नंबर और रहा होगा कहीं ना कहीं, 4, 6, 5 ऐसा कुछ रहा होगा, और लोग खुश होकर आए होंगे बाहर, देखो सही हो गया। नहीं, बाद में पता चला होगा कि गड़बड़ हो गई। Next that we go to study is algebra of matrices. So first thing is equality of matrices. When do we say that two matrices are equal? So two matrices A and B are said to be equal if order of A, OA, order of A is equal to order of B, पहली शर्त, और दूसरा corresponding elements of A and B are equal. That is Aij equal to Bij. तो कहने का मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगी, पहली शर्त तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, और दूसरी चीज़ सिर्फ ऑर्डर सेम नहीं, उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। यानी कहना चाहिए दोनों एलिमेंट्स दोनों जो मैट्रिसेस होंगी वो एक दूसरे की फोटोकॉपी होंगी, दिल जस्ट बी डुप्लीकेट ऑफ वन अनदर। तो ऑर्डर सेम हो, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, देन द मैट्रिसेस विल बी इक्वल। तो सिर्फ ऑर्डर सेम नहीं, या सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने के लिए साथ साथ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सो Aij इज इक्वल टू Bij, किसके लिए, फॉर ऑल Ij। For all Ij मतलब within the limits of the order, I mean to say. Second, now let us see how do we add addition. मान लो A एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, B एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, then their sum is defined as Aij plus Bij m क्रॉस n। यानी कहने का मतलब है दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर हमें
पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो मैट्रिक्स को ऐड तब कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम है ओनली देन यू कैन ऐड, अदरवाइज यू कैन नॉट ऐड टू मैट्रिसेस। यू कैन ऐड a 3/2 matrix to a 3/2 matrix, but you cannot add 3/2 matrix to a 2/2 matrix, नहीं ऐड कर सकते। तो एडिशन के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या होगी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और एडिशन कैसे होगा, जो IGth पोजीशन में A में लगा है वो B में जो IGth पोजीशन पे लगा है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 and I add another matrix 1 - 2 2 3, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ तो क्या होगा, ये ऑर्डर 2/2, ये भी ऑर्डर 2/2, so they can be added. And how are they added? The corresponding elements are added. So that will be 2 0 5 and 7. So that will be the result. So that is how we add two matrices. So addition of matrices means adding the corresponding elements of the matrices. अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी 1 ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। इज कम्यूटेटिव, दैट इज A plus B इक्वल टू बी प्लस ए। आई थिंक ये आप बड़े आराम से समझ भी सकते हैं। A प्लस बी, अगर मैं इसी डेफिनेशन से जाऊँ तो इट विल बी AIJ प्लस BIJ M क्रॉस एन। अब ये दो नंबर्स हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं BIJ प्लस AIJ M क्रॉस एन, एंड दिस इज नथिंग बट B प्लस ए। सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। जैसे वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिविटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद एसोसिएटिविटी, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ध्यान रखें। सो प्रॉपर्टी 2, मैट्रिक्स एडिशन इज associative. That is, if you have three matrices A, B, C which are conformable for addition. Conformable for addition means सबका order same है, and this is nothing but A plus B plus C. So you can add the last two and then add the first, or you can add the first two and add the last. So this is associativity. फिर थर्ड इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, आपने नंबर्स के केस में एडिटिव इनवर्स पढ़ा है। इफ A प्लस B इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू B प्लस A, then B is said to be, rather we can say A and B are said to be additive inverse of each other. Additive inverse of each other. तो अगर A और B को जोड़कर आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एंट्री 0 हो, तो जो B है वो A का इन्वर्स कहलाएगी, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगी, या फिर A B का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। वन एंड द सेम थिंग। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर एक चीज और, नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? null matrix is additive identity. यानी कहने का मतलब, अगर A M क्रॉस N मैट्रिक्स है और आपने इसमें M क्रॉस N नल मैट्रिक्स जोड़ दी, आपके पास आंसर A ही वापस आ जाएगा।
जैसे कि ज़ीरो को किसी नंबर में जोड़ने पर सेम नंबर वापस आता है, मैट्रिक्स सिस्टम में भी ज़ीरो को किसी मैट्रिक्स में जोड़ने पर, नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में जोड़ने पर सेम मैट्रिक्स वापस मिलती है। इसलिए ज़ीरो की नेचर काफ़ी हद तक ज़ीरो से मैच करती है रियल नंबर सिस्टम के। सो दिस इज इट। फिर प्रॉपर्टी 4 इज कैंसलेशन लॉ। That is, if A plus B equal to A plus C, and this implies B equal to C. That is, you can cancel out A. So this is the left cancellation law. And similarly, if B plus A equal to C plus A, then also we will have B equal to C. This is called as right cancellation law. So in this case, in case of matrix addition, both right cancellation and left cancellation hold. अब ये दिखने बड़ा ट्रिवियल लगता है, लो भाई क्या इसमें तो ये उड़ा दो यार, आ तो गया B इक्वल टू सी। बेटा इतना ट्रिवियल है नहीं, हर जगह ऐसे उड़ाया नहीं जाता। अभी आप प्रोडक्ट में देखना, ठीक है ना, तो इसलिए इतना ट्रिवियल नहीं सोचें, समझें कि हाँ एक प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन हम कर सकते हैं इन केस ऑफ एडिशन। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, if A and B are square matrices of same order, then trace of A plus B is equal to trace of A plus trace of B. Trace of A plus B will be nothing but the trace of A plus trace of B. क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर A है AIJ n क्रॉस n और B है BIJ n क्रॉस n, तो A प्लस B जो होगा इट विल बी अ मैट्रिक्स AIJ प्लस BIJ n क्रॉस n। तो ट्रेस जो होगा, ट्रेस ऑफ A प्लस बी, दैट विल बी द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। यानी डायगोनल एंट्रीज वो जिसमें आपके पास क्या होगा, रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होगा। तो अगर मैं इसी मैट्रिक्स को इफ आई कॉल दिस एज से CIJ n क्रॉस n, तो आप समझ सकते हैं कि CIJ क्या होगा, CIJ विल बी नथिंग बट AIJ प्लस BIJ। क्यों? जो इसका ijth एलिमेंट होगा, A प्लस B का जो ijth एलिमेंट होगा वो कैसे मिलेगा, A का ijth एलिमेंट प्लस B का ijth एलिमेंट। सो देयरफॉर CIJ इज AIJ प्लस BIJ। तो दोबारा देख लें, A प्लस B होगा AIJ प्लस BIJ n क्रॉस n, यानी A प्लस B अगर हम CIJ n क्रॉस n लिखें तो इसका ijth A प्लस B का जो ijth एलिमेंट है दैट इज नथिंग बट द ijth एलिमेंट ऑफ A प्लस ijth एलिमेंट ऑफ B। तो ट्रेस ऑफ A प्लस B विल बी नथिंग बट समेशन of CII I1 to n, सारे डायगोनल एंट्रीज का सम होगा इसकी, एंड CII कैन बी रिटन एज summation of AII plus BII, I varies from 1 to n, and these can be separated, I1 to n AII plus summation I1 to n BII, and that is nothing but first term is trace of A and this is nothing but trace of B. So trace of A plus B is equal to trace of A plus trace of B, remember that, ठीक है। Next is multiplication of a matrix by a scalar. Say A is M cross N matrix and
k be any scalar which may be a real number or a complex number, then k times a is nothing but k a I z m क्रॉस n, यानी कि किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसके हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर देना. What I mean to say is if a is for example ये कुछ भी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, a11 a12 and a13 a21 a22 a23 and a31 a32 and a33. I take a matrix of order 3 by 3. तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, तो k times a will be nothing but each element will be multiplied by k. So this is something different from a determinant. Determinant में क्या होता है, अगर आप किसी determinant को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं then that scalar gets multiplied to only a particular row or only a particular column. एक रो में मल्टीप्लाई होगा अंदर या फिर एक कॉलम में होगा, जबकि मैट्रिक्स में it will be multiplied to each and every element. So that is how the multiplication in case of matrices is defined by a scalar. That is it. तो यहाँ हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और इसको मैं अगर उल्टा कहूँ तो ये जो लिखा है ये मैट्रिक्स k टाइम्स a है, यानी पूरी मैट्रिक्स से k कॉमन लिया जा सकता है. डिटर्मिनेंट में जब कॉमन लेते हैं या तो एक रो से लेते हैं या एक कॉलम से लेते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में इफ़ यू टेक अ स्केलर एज कॉमन देन दैट स्केलर विल बी टेकन फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. ये नहीं कि आप सिर्फ फर्स्ट रो से ले लें, नहीं, या सेकेंड रो से नहीं, पूरी मैट्रिक्स से k कॉमन आएगा. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सामने आता है कि इफ A is a square matrix of order n, then determinant of k times A, यानी मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, इसके डिटर्मिनेंट, आई एम टॉकिंग ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, दैट विल बी नथिंग बट k to the power n डिटर्मिनेंट ऑफ A. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट में लिख लूँ, इफ आई राइट डाउन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा, यहाँ डिटर्मिनेंट साइन आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा. अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की बात कर रहा हूँ, तो अभी ऐसा हो गया, तो पहली रो से के कॉमन आएगा, फिर दूसरी से और फिर तीसरी से, तो कितना कोई के कॉमन आ जाएगा, के क्यूब आ जाएगा. ये ऑर्डर 3 by 3 की थी तो के क्यूब आया, वहाँ क्या आ जाएगा, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो रिमेंबर दैट. क्लियर हुआ ये? तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, if A is a square matrix of order n, then what will happen to the trace? Can you guess? Trace of K A will be nothing but K times trace of A. And that is quite relevant from here. अगर मैं यहाँ trace की बात करूँ, वापस मैं determinant से matrix की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं डायगोनल एंट्रीज ये होंगी के A11 प्लस के A22 प्लस के A33, सब में से के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा A11 प्लस A22 प्लस A33, एंड दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ A. सो दैट इज ट्रेस ऑफ A. सो ट्रेस ऑफ के इज के टाइम्स ट्रेस ऑफ A. सो ठीक है, चलिए भाई को दो क्वेश्चन और करते हैं. Find matrix X and Y if 2x minus y is 6 minus 6 0, 4 minus 4 2 1, and x plus 2y is
3, 2, 5, minus 2, 1, minus 7. You have to find x and y in this case. तो आपको x और y बताना है. So वीडियो पॉज करके आप खुद कर लें, छोटा सा समय, बहुत ही आसान सा. तो मैं यहाँ तो जारी रखूँगा. So what do I do? I multiply first by 2 and add second to it. तो जैसे मैं ये ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो 2y will cancel out. This will become 4x plus x. So that will become 5x. And यहाँ जब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमने पढ़ा, जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है. सो दिस विल बिकम 12 minus 12 0 minus 8 4 2 plus we'll have 3 2 5 minus 2 1 minus 7. So that will give you 5x is equal to 15 minus 10 5 minus 10 5 minus 5. So what is x? It is 1 upon 5. तो 1 upon 5 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 upon 5. This will be 3 minus 2 1 minus 2 1 minus 1. So that is x. ये x आ गया अपने पास. अब आप x की वैल्यू यहाँ रख कर y फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी if you want to find out y, that will be nothing but 2x. 2x is 6 minus 4 2 minus 4 2 minus 2 and minus y. तो उस मैट्रिक्स को हम इधर लेकर आ जाते हैं. तो that will be 6 minus 6 0 minus 4 2 1, that is y. अब दो मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. इट इज लाइक minus 1 multiplied inside and then added. So that will give you 0, and this is plus 6, this is 2, and this is again 2, and this will be 0, this will be again 0, and this will be minus 3. ये हो जाएगा y. कैलकुलेशन देख लेना यार, दाएं बाएं हो सकता थोड़ा बहुत, तो मैं समझदार हो कभी फिर ये सर यहाँ 2 आ गया वहाँ 3 आ गया, तो इतना तो खुद का दिमाग लगा लेना. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. A matrix has 143 elements. Find number of possible orders it can have. बोलो भाई कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं उसमें? Find number of possible orders. So 143 is 11 into 13. So it can have a matrix of order 11 into 13 with 143 element, or we can have 143 cross 1. That is, it will be a vertical matrix, or we can have a matrix of order 1 cross 143. और देख लो और कोई ऑर्डर हो सकता है पॉसिबल. 11 into 13 and और कोई मैट्रिक्स जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं 143 को लेकर. बस यही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं हमारे पास. सो दैट इज इट. तो ऐसे कितनी मैट्रिक्स हो जाएंगी? 3 मैट्रिक्स हो जाएंगी जिनका ऑर्डर, जिनमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 143 एलिमेंट्स होंगे. तो 11 into 13, हाँ एक और भूलना लिख गए यार, into 11. सो दैट विल बी 4 सच मैट्रिसेस. 4 आएंगी है ना. ये चौथी 13 11, इसमें 13 रो हैं 11 कॉलम्स है, उसमें 11 रोज है 13 कॉलम्स है. तो 4 मैट्रिसेस ऐसे पॉसिबल हैं. तो अगला देखते हैं. ये आप खुद कर लेना. सॉल्व द इक्वेशन. It is x 2y
3z minus 2 into y z minus x plus 3 into minus z x y is equal to minus 12 1 17. You have to find x y z. So I am telling you, so ये आप खुद कर लेना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर भी मैं बता देता हूँ। x comes out to be 1 and y 2 and z 3. तो मन चाहो तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक प्रॉब्लम और, if a is equal to 1 0 0 minus 2 1 3 0 minus 1 2 and b equal to 1 minus 2 2 2 3 1 0 1 0, find 2a plus 3b minus 5y. तो इसी बहाने आप सारे डेफिनेशंस और सारा जो अभी तक हमने पढ़ा वो रिवाइज हो जाएगा। तो इन्हें करके ज़रूर देख लें एक बार, बहुत आसान है। यानी यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस चेक नहीं हो रहा है इन प्रॉब्लम्स को करने में। इन प्रॉब्लम करने में सिर्फ ये चेक हो रहा है कि आपको डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गई और आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो जिसका आंसर आएगा at 0 minus 6 6 and 2 6 9 0 1 minus 1. So that will be the answer to this problem. तो ये आप कर लें, ठीक है, खुद से। Now next, the most important thing that we will be studying is multiplication of matrices. How do we multiply? We have learned how do we add, we have learned how do we subtract. Basically subtraction is nothing but another form of addition only. A minus b is nothing but a plus b into minus 1. So b into minus 1, that is multiplication of b with the scalar minus 1, और फिर उसको आप उठा के a में ऐड कर दें, that is a minus b. अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो टू मैट्रिसेस A and B are said to be conformable. Are said to be conformable for multiplication. If, कब कहेंगे हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब ये कंफर्म हो जाएगा कि हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए is equal to number of rows in B. That is, if order of A is m cross n, then order of B should be of the form n cross p. यानी कि A अगर m क्रॉस n है और B अगर n क्रॉस p है, then only this product is possible. तो पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ी कि प्रोडक्ट क्या हर बार कर सकते हैं, क्या हर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जवाब है नहीं, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई एवरी टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए व्हाट इज द प्री कंडीशन, प्री रिक्विजिट कंडीशन, दैट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर ऐसा है तभी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने ये नहीं सीखा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अभी तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स
number of columns in A is equal to number of rows in B. Only then we can multiply the two matrices. और जिसका ऑर्डर होगा, जिसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, दैट इज C. So two matrices said to be conformable if number of rows columns in A is equal to number of rows in B, and their product is a matrix C of order M क्रॉस P. यानी C का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, M क्रॉस P होगा. यानी कि द ऑर्डर विल बी M क्रॉस P. That'll be the order where the multiplication is done row by column. ये कोई आप चीज़ का आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आप मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम. उसमें तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय रो. बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस द मल्टीप्लिकेशन शुड बी डन रो बाय कॉलम. रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. तो ज़रा समझें आप. तो कब कंफर्मेबल कहेंगे, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है और बी का ऑर्डर एन क्रॉस पी है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो एम क्रॉस पी आएगा. और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, रो बाय कॉलम करना है. तो लेट अस सी. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. Say if A is a matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, and A31, A32, and A33. This is a matrix of order 3 cross 3. And I multiply it with another matrix B11, B12, B21, B22, B31, B32. This is a matrix of order 3 cross 2. So is the matrix product possible? Yes, it is product. This product is possible. And we are going to get a matrix of order. कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 3 क्रॉस 2 की. M क्रॉस P, M क्रॉस P ऑर्डर की मिलेगी. तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी. और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, रो बाय कॉलम. तो देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो क्या आएगा, A11, B11, A12, B21, A13, B31. और इसी तरीके से आएगा A11, B12, A12, B22, A13 into B32. That is what we get. इसी तरीके से अगला जो एलिमेंट आएगा, ये लिखने का इम्पोर्टेंस है जो मैं लिख रहा हूँ. A21, B11, A22, B21, A23, B31. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. A21, B12, A22, B22, A23, B32. Lastly, it will be A31, B11, A32, B21, A33, B31. And again here will be A31, B12, A32, B22,
A33, B32. So that will be it. This is M cross N. This is 3 cross 2. अब यहाँ देखने वाली बात ये है, ये था A, ये था B और ये है C. मैं इसको इधर C यहाँ लिख देता हूँ. ये जो एलिमेंट है, दिस इज नथिंग बट C11. This is C12. This is C21. This is C22. This is C231. This is C32. अब गौर से देखो एक चीज, पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों इंडेक्स देखो, ए का लास्ट बी का फर्स्ट, ए का लास्ट बी का फर्स्ट. देख लो इस प्रोडक्ट में सब बराबर है, 1 1 2 2 3 3. यहाँ देख लो, इस वाले में देख लो, ये 1 ये 2 ये 3, कहीं भी देख लो ए का लास्ट और बी का फर्स्ट इंडेक्स सेम है. ए का लास्ट बी का फर्स्ट इंडेक्स सेम है. और वो कैसे वेरी कर रहा है? 1 से 3 तक. 1 से 3 तक कैसे? ये जो 3 एलिमिनेट हुआ है ऑर्डर प्रोडक्ट में, तो 1 से 3 वेरी कर रहा है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, वो ये C11 है, ए का फर्स्ट इंडेक्स और बी का लास्ट इंडेक्स देखो 1 1 है. C11 फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स. ये देख लो C31 फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स. तो इसका मतलब क्या हुआ? C11, या फिर मैं कहूँ अगर मैं C21 लिखूँ तो ए का फर्स्ट इंडेक्स 2 होगा और बी का लास्ट इंडेक्स 1 होगा. ए का फर्स्ट इंडेक्स 2 होगा और बी का लास्ट इंडेक्स 1 होगा, और बीच वाला इंडेक्स वेरी करेगा 1 से लेकर 3 तक. तो इसको दोबारा से अच्छे से देख लें, समझ लें. तो अगर मैं Cij लिखूँ, Cij, तो ए का फर्स्ट इंडेक्स i होगा, बी का लास्ट इंडेक्स j होगा, और जो बीच वाला इंडेक्स है वो सेम होगा एंड विल वेरी फ्रॉम 1 to n. यहाँ 1 से 3 तक वेरी करेगा. इन जनरल प्रोडक्ट विल वेरी फ्रॉम 1 to n. सो दिस इज द ijth एलिमेंट. इट इज द ijth एलिमेंट. तो ijth एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज air into brj. r वेरीज फ्रॉम 1 to n. दैट इज हाउ यू कैन गेट द ijth एलिमेंट. तो ijth एलिमेंट आपको ऐसे मिलेगा. और दूसरा चीज़ आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग रो 1 टू कॉलम 1. यानी कि मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकता हूँ. आई कैन राइट दिस प्रोडक्ट एज R1 C1, रो 1 कॉलम 1, रो 1 ऑफ A कॉलम 1 ऑफ B. दिस कैन बी रिटन एज R1 C2, क्योंकि एलिमेंट है C12, तो R1 C2. इसी तरीके से दिस इज R2 C1, this is R2 C2, this is R3 C1, this is R3 C2. यानी कहने का मतलब है, अगर मुझे इसका C21 एलिमेंट चाहिए, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द रो 2 विद कॉलम 1. इसी तरीके से अगर मुझे C32 चाहिए, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग रो 3 विद कॉलम 2. यानी कि Cij को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू Ri Cj, यानी रो I of A and column j of B. That is how you will get the ijth element of AB. So I hope ये clear हुआ कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम, और कन्फर्मेबल होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन A should be equal to number of rows in B, and only then they can be multiplied. And this is how you get the ijth element. तो अगर आप इसे समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो it is air vrj, r varies from 1 to n. Or you can write it as Ri into Cj, that is rho I into column j, rho I from A and column j from B. ठीक है, कुछ एप्लीकेशन करेंगे अभी हम इसका, तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको. तो जैसे अगर मैं यहाँ पर, तो ये क्लियर हुआ, हटा देते हैं. जैसे अगर मुझे कोई कहे कि यार इसमें मुझे C32 चाहिए,
C32 यानी मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी C 3x2 ऑर्डर की, उसका थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट चाहिए C32। तो हमें पता है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग रो 3, दैट इज ऐसे लिख लेंगे, देखो A31 A32 A33 into column 2, column 2 is B12 B22 and B32, मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज A31 B12 प्लस A32 और B22 प्लस A33 इंटू B32, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और आई कैन ऑल्सो राइट इट इन अनदर वे एज समेशन, देखो A का फर्स्ट इंडेक्स 3, B का लास्ट इंडेक्स 2 और यहाँ R और यहाँ R वेरीज फ्रॉम 1 to 3। तो देखो सबसे पहले मैं 1 रखूँगा तो A31 B12, फिर 2 रखूँगा A32 B22, A33 और B32। तो ऐसे लिख सकता हूँ। सो बोथ वेज यू कैन गेट रो बाय कॉलम और यू कैन राइट इट एज AIR इंटू BRJ, R वेरीज फ्रॉम 1 to N। तो आई होप ये समझ में आया अच्छे से, ठीक है ना। प्रोडक्ट next is properties of matrix multiplication। सबसे पहला, matrix multiplication is not commutative। is not commutative। एडिशन कम्यूटेटिव था, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। दैट इज AB इज नॉट इक्वल टू BA इन जनरल, यानी आमतौर पर ये बराबर नहीं होते। कभी कभी हो सकता है बराबर हो जाए, लेकिन आमतौर पर ये बराबर नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ आई टेक A एज 1 1 0 0 and I take matrix B as 1 0 0 0, तो चलिए A into B करते हैं। A into B will be 1 1 0 0 1 0 0 0, मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाय कॉलम, पहली रो पहला कॉलम 1, पहली रो दूसरा कॉलम 0, ये तो 0 आएगा ही आएगा। एंड लेट अस सी BA will be 1 0 0 0 into 1 1 0 0, first row first column 1, first row second column 1, this will be BA। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। अब गौर से देखें, AB is not equal to BA, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी AB और BA आमतौर पर बराबर नहीं होते। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, if A and B are two non-zero matrices, such that A into B equal to null matrix, then A and B are called as divisors of 0।
called as divisors of 0. Also एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर ए बी अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, देन दिस डज नॉट इम्प्लाई बी और ए को मल्टीप्लाई करके भी नल मैट्रिक्स आएगा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हमारे सामने आई है कि अगर दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 मैट्रिक्स नहीं आ सकता, आंसर 0 मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है ना। If you multiply two matrices, non-zero matrices, then also you can get the answer as 0. तब आंसर आपका 0 आ सकता है, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ इसका, चाहो तो आई टेल यू एन एग्जांपल आल्सो। मान लेते हैं ए तो है हमारे पास 1 1 1 2, so this is matrix A that we have 1 1, ये ले लेते हैं 2 2, और बी मैट्रिक्स जो हमारे पास है, आई टेक दैट मैट्रिक्स टू बी, वो जो मैट्रिक्स ले लेता हूँ दैट इज -1 1 एंड 1 -1, ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो लेट अस सी व्हाट इज ए बी। सो 1 1 2 2 एंड 2 -1 1 1 -1, रो बाय कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, सो 1 -1 दैट इज -1, फिर ये 1, सो दैट विल गिव यू 0। ये देख लो, ये भी 0 आ गया, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और ये भी 0। तो आप देख रहे हैं कि a इंटू बी 0 है, बट a और b दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। तो यहाँ पर a और b आर कॉल्ड एज डिवाइजर्स ऑफ 0, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और अगर आप b इंटू a करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, एक बार देख लें करके। तो b इंटू a करेंगे तो वो 0 शायद हो भी सकता आ जाए या नहीं आए, वो देख लेना, आप चेक करना। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट बात ये देखी कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन जीरो मैट्रिसेस को, तो भी आंसर नल मैट्रिक्स आ सकता है। ये रियल नंबर से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है। रियल नंबर में आपने पढ़ा था दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो उनमें से कम कोई एक 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो नॉन जीरो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके भी आंसर क्या आ सकता है, नल मैट्रिक्स आ सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। और दूसरा, अगर a इंटू बी 0 है तो b इंटू ए का 0 होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कम्यूटेटिव तो होता नहीं है। तो जो a इंटू बी करके आएगा वो जरूरी नहीं b इंटू ए करके आए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, if AB equal to AC, then this does not imply B equal to C. That is, cancellation law does not hold. यानी ऐसा नहीं कि आप ए से ए उड़ा दें। एडिशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, लेकिन यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। बट अगर b इक्वल टू सी है, देन दिस इम्प्लाइज, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड एज प्री मल्टीप्लाई, ए सी, ये प्री मल्टीप्लाइड बाय। तो दो तरह से मल्टीप्लाई हो सकता है, प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई इज व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बिफोर, and post multiply is b into a, c into a, that is after you multiply. तो आप किसी मैट्रिक्स से दोनों साइड को, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, b इक्वल टू c, तो दोनों साइड से आप a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आंसर इक्वल आएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो उसके बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि b इक्वल टू c होगा, दिस इज नॉट नेसेसरी। फिर अब सवाल उठता है ये कब ऐसा होगा। इफ AB equal to AC implies, या AB equal to AC implies B equal to C. कब? Only if A is non-singular matrix. एक ऐसी मैट्रिक्स हो नॉन सिंगुलर, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और नॉन सिंगुलर हो, तो आप ए उड़ा सकते हैं दोनों साइड से।
देन कैंसिलेशन लॉ विल होल्ड गुड। तो इन जनरल मैट्रिक्स सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। वो सिर्फ तभी होल्ड कर सकता है जब जिस मैट्रिक्स को आप दोनों साइड से उड़ा रहे हैं या उसको कट डाउन कर हटा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ओनली देन इट विल होल्ड। इस बात को हम आगे चलकर इन्वर्स में प्रूव भी करेंगे ऐसा क्यों होगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए टाइम बीइंग के लिए आप समझ सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी तभी इंप्लाई करेगा बी इक्वल टू सी जब एक ऐसा मैट्रिक्स होगा नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर याद है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होगा, यानी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तब आप दोनों साइड से ए हटा सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो कैंसिलेशन लॉ तभी होल्ड करेगा इस केस में। ऑल्सो इफ ए कैसा हो, इज नॉन सिंगुलर। तो कई लोग तो भूल गए हैं, मैंने हालांकि भी बोल भी दिया, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए बी इक्वल टू जीरो implies b equal to 0। ये फिर से क्यों, क्योंकि आप a इंटू बी और a इंटू जीरो लिख देंगे उसको, जीरो को a इंटू जीरो, तो दोनों साइड से a हटाएंगे तो b इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये कब होगा, जब a नॉन सिंगुलर होगा। और अभी हमने इसके पहले एग्जाम्पल जो किया था उसमें क्या देखा था हमने कि a इंटू बी जीरो है, तो उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि a भी जीरो होगा या b भी जीरो होगा, दोनों नॉन जीरो होते हुए भी प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि a इंटू बी जीरो आ सकता है, a इंटू बी जीरो है अगर, तो b जीरो तब होगा अगर एक ऐसा मैट्रिक्स हो नॉन सिंगुलर। अगर a नॉन सिंगुलर है तो आप a को हटा सकते हैं इधर साइड से, आंसर विल बी जीरो, b विल बी जीरो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप a कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स ले लें और आप इसे नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p, देन यू विल गेट a null matrix of order m cross p। इसी तरीके से अगर आप a m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और आप इसे मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p क्रॉस m, then you will again get a null matrix of order p cross m। यानी null matrix into any matrix will give you null matrix। So this behaves like the zero of the matrix system। जैसे zero into something is zero, जीरो प्लस समथिंग इज द सेम नंबर बैक अगेन। इसी तरह मैट्रिक्स सिस्टम में जीरो किसी मैट्रिक्स में ऐड करो सेम मैट्रिक्स वापस मिलेगी, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो नल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ये क्लियर हुआ। और ये चीज़ हमें समझ में आ गई, कैंसिलेशन लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता और हम दोनों साइड से ए तभी उड़ा सकते हैं जब ए नॉन सिंगुलर हो, और ए इंटू बी जहाँ ए और बी दोनों नॉन जीरो हो तब भी मल्टीप्लाई करके आंसर नल मैट्रिक्स आ सकता है, और जहाँ ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। लेकिन अगर ए नॉन सिंगुलर है तब आप डेफिनेटली कह सकते हैं क्या, कि अगर ए और बी में से ए नॉन सिंगुलर है तो बी पक्का जीरो होगा, ठीक है। चलिए we have covered 3-4, fourth point हम cover कर रहे हैं। So the fourth point is if A and B are two matrices such that AB equal to BA। मैंने बोला था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी AB इक्वल टू BA नहीं होता इन जनरल आमतौर पर, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। सो दैट AB इक्वल टू BA, देन A and B आर सेट टू कम्यूट। क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या करती है, कम्यूट करती हैं, सेट टू कम्यूट विद ईच अदर। whereas if AB equal to minus BA, then A and B are set to anti-commute। क्या बोलेंगे, क्या करती है, एंटी कम्यूट करती है।
and they are set to anti compute if AB equal to minus BA, तो ये एंटी कंप्यूट करेंगे। तो ध्यान रखें अगर कहीं बोला जाए A and B are two matrices is that A and B commute, then AB is equal to BA. Fifth important part. Now the fifth important thing is for square matrices A and B of same order, determinant of AB can be written as determinant of A into determinant of B. Determinant of A into determinant of B. क्योंकि यहाँ क्या है, यानी आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट का साइन लगाओ या दोनों में डिटर्मिनेंट साइन लगाकर फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ऐसा इसलिए बारीक से सोचो कि A इंटू बी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाय कॉलम करेंगे, तो जब हम A इंटू बी करेंगे तो रो बाय कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, लेकिन रो बाय कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो डिटर्मिनेंट में भी हो सकता है। तो अगर मैं A का डिटर्मिनेंट टू B का डिटर्मिनेंट करूँ तो यहाँ भी मैं रो बाय कॉलम मैट्रिक्स रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट साइन लगाया और यहाँ डिटर्मिनेंट साइन लगाने के बाद रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई किया, द एंड रिजल्ट विल बी सेम। एंड रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करें और फिर डिटर्मिनेंट लगाओ, या फिर यहाँ डिटर्मिनेंट लगाकर फिर रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो सेम आएगा ही आएगा। इसी चीज़ को अगर मैं और आगे लेके चलूँ, a into a का determinant, that is determinant of a square, can be written as determinant a का square. So in general a to the power n का determinant is determinant of a to the power n, where n belongs to some natural number. Remember that. फिर एक important point और लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी 1 के नीचे जो हम छोटे छोटे कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे हैं। एंड सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए प्रोवाइडेड बोथ प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड मल्टीप्लाइड। ये डिफाइंड होना चाहिए, यानी ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। Square matrices of same order. तो ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए बराबर होगा। तो ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए बराबर होगा, वो भी देख लो कैसे होगा। मान लो ए मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन, और या ए बी मान लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट हमें प्रूव करना है ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। तो ए बी को मैं कुछ ऐसा मान लेता हूँ, एक काम करते हैं यहाँ पे पहले ए और बी ऐसे लिख लेते हैं खुद से, क्या होगा। तो ए मान लेते हैं ए आई जे एन क्रॉस एन है, और बी मैट्रिक्स है बी आई जे एन क्रॉस एन है, और ए बी जो है दैट इज नथिंग बट सी आई जे एन क्रॉस एन। आप समझ सकते हैं कि ए इंटू बी करेंगे तो एन क्रॉस एन की ही मैट्रिक्स हमें मिलेगी, और बी ए जो है दैट इज नथिंग बट डी आई जे एन क्रॉस एन। और अगर कोई आपसे पूछे सी आई जे क्या होगा, सी आई जे विल बी समेशन ए आई आर इंटू बी आर जे, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। एंड सिमिलरली डी आई जे क्या होगा, विल बी समेशन ऑफ बी आई आर इंटू ए आर जे, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। गौर से देख लो क्या थोड़ा अंतर दिख रहा है आपको, इट इज बी आई आर इंटू ए आर जे, आर 1 to n। अब अगर मैं ट्रेस ऑफ ए बी की बात करूँ तो ट्रेस ऑफ ए बी विल बी समेशन ऑफ सी आई आई
I1 to n, summation of all the diagonal entries. अब CII को लिख सकता हूँ summation I1 to n, CII यहाँ से लिखेंगे, एक और summation R varies from 1 to n, AIR into BRJ, AIR into BRJ, that is how I can write it. BRJ AIR into BRI लिखेंगे वापस, क्यों? आप समझ गए होंगे क्यों, CII है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड मैं अब क्या करता हूँ, समेशन इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी R वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n, और एंड देन आई राइट BRI इंटू AIR। अच्छे से देख लो, खोपड़ी के ऊपर जाना शुरू हो गया अब। AIR और BRI ये लिखा। अब इसको देखो और इसको देखो, दिस इज नथिंग बट ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको इससे मिला लो पहले DIJ से। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट समेशन R वेरीज फ्रॉम 1 to n DRR। सो ये क्या हुआ, ट्रेस ऑफ AB था, और ये क्या बन गया, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ BA, सो दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA। सो दैट इज इट। एक बार और अगर नहीं आया समझ में, रिवाइंड कर लें, इसको देख लें फिर से, बेटर रहेगा। बस ये ध्यान रखें कैसे लिखा, फिर वहाँ पर देखें, आ जाएगा समझ, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। वैसे भी तुम इंटेलिजेंट लोग हो तो कर लोगे, ठीक है। तो थैंक यू, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।